हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल tut.com। और हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर पे आ गए। इससे पहले हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया अब तक, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमने वो कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने उन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले लिखने हैं। और मॉलिक्यूल्स हमने क्या लिखने हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे पहले कि हम एक्चुअल में केमिकल फॉर्मूला फ्रेम करें, ठीक है, उसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है, हीलियम का क्या सिंबल होता है, इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और आगे चल के आपको मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हमको एटम्स का भी एटॉमिक मास जो है वो याद करना होगा, ठीक है। प्लस केमिकल फॉर्मूला में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला में जब बना रहे होंगे तो हमको वैलेंसी की रिक्वायरमेंट होगी कि किस एटम की कितनी वैलेंसी होती है या किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। तो उसलिए हमने ये वैलेंसीज भी एज इट इज याद रखनी है। तो इसलिए मैंने ये टेबल ही रख दिया है, ठीक है, टेबल ही बना दिया सबसे पहले, ताकि आप लोग इसके थ्रू गो थ्रू कर लें एक बार, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर भी इसी ऑर्डर में है, तो 1 to 20 है और इनका एटॉमिक नंबर भी इसी ऑर्डर में। दैट मींस आपको ये सीक्वेंस में याद रखने हैं कि पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम, ठीक है। आप लोग इसको एक बार याद करेंगे, काफी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक मास भी एक तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ताकि आप ये भी रिलेट कर सकें, ठीक है। ऐसा सेम एक पैटर्न वैलेंसीज पे भी बनता है कि पहले 1 2 3 4 जाता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। अभी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उसी के साथ साथ आपको एटॉमिक मासेस और वैलेंसी भी याद होती जाएंगी, ठीक है। और अब तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इस टेबल को, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कहीं भी आपको जैसे कार्बन की वैलेंसी बतानी हुई, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर लो कि इसका +4 या -4 हो सकता है, ठीक है। आगे चल के हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो आप इसको याद करके आओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तब तक आपको ये टेबल टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। आज हम उसके बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर लेते हैं कि एक्चुअली ये चीजें होती क्या, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम है ये, उनके सिंबल है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनका एटॉमिक मास कितना होता है, मैंने आपको बताया ना एटॉमिक मास हमने कैसे डिफाइन किया था। हमने कार्बन के एक एटम का 1/12 मास लिया था और उस मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आजकल उसको एमयू से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस उससे रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो एटॉमिक मासेस रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये कैलकुलेट किए गए हैं इन कंपैरिजन टू 1 AMU, मतलब 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ओके, ठीक है। और इनकी ये वैलेंसीज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोई एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम हर बार कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखेंगे थोड़ा सा हमारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में, इसको सिंपल वे में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल, ओके। क्या है केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन, एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the atoms of element present in a molecule, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला। एक चीज यहाँ पे स्पेसिफिक है कि वो रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट, जितने भी एटम्स प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल में उन सभी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बट उनका पूरा नाम लिखने के बजाय हम सिर्फ उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिर्फ सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो तो पूरा कार्बन ना लिख के सिर्फ सी लिखोगे, क्यों? क्योंकि सी उस एलिमेंट का क्या है, सिंबल है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले बता देता हूं, जैसे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, H2O। तो हम देखो
जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक सिंपल से फॉर्मेट में कि हाइड्रोजन को हमने पूरा हाइड्रोजन ना लिख के H से रिप्रेजेंट कर दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ के सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ओके, ठीक है। देखो, जो चीज सबस्क्रिप्ट में होती है, सबस्क्रिप्ट क्या बताता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला में? सबस्क्रिप्ट आपका बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो आपका सबस्क्रिप्ट है जिसको हम 2 बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आप बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है वाटर के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये होगा सबस्क्रिप्ट किसी भी, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आ गया CO2, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ना लिख के सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, और उन सिंबल्स में देखो ये भी स्पेसिफाई हो रहा है कि किसमें किस एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे। जैसे कार्बन के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, कुछ ना होने का मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। तो कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है। या फिर अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड भी लिखता हूं, तो सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये देखो ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, कि इस पूरे का मास कितना होगा। हमको हाइड्रोजन का मास पता है कितना है? 1। ये यहाँ पर मैं एक बता दूं, ये किस फॉर्म में है? म्यू की फॉर्म में, 1 म्यू, 4 म्यू, 7 म्यू, इसकी यूनिट क्या है? म्यू है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास है म्यू और ऑक्सीजन का मास है कितना म्यू? 16 म्यू, 16 म्यू, ठीक है। तो वाटर का कितना होगा, उसके लिए हमको इनको ऐड करना होगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, और वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं और वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms of elements present in a molecule, कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का एटॉमिक मास निकालो और उन सबको ऐड कर दो, तो क्या बन जाए आपका? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी दिए थे, हम उन्हीं का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि है, एक है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ H2O जो वाटर है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक ले लिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड, एक हमने ले लिया क्लोरीन, और एक चलो हम लेते हैं बहुत सिंपल सा जस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें इनके क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम का मास निकाल लूं और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इस वाले टेबल की, देखो इस वाले पूरी सीरीज की। जैसे हाइड्रोजन के एक, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम है, तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना है? 1 म्यू, ठीक है। तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, तो 1 एटम का मास 1 म्यू है, तो 2 एटम का मास कितना होगा? 2 म्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब टोटल 2 एटम्स है और दोनों का मास कितना है? 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। अब खुद देख के बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन कहां पर है? ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 16, हमने लिख दिया 16,
एक एटम का मास है, और टोटल कितने एटम्स है, एक ही तो एटम है, 16 into 1 कर दो, या 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 16, 2 + 16 18, ठीक है। तो ये 18 म्यू, या फिर आप इसको 18 ग्राम भी लिख सकते हो, 18 ग्राम होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का खुद देखो, कार्बन में एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन कहां पर है, कार्बन आपका 6 नंबर पर, और इसका एटॉमिक मास है 12, ठीक है। तो आप क्या करो, 12 लिख दो। अब कार्बन का एक ही एटम है तो इंटू 1 ही करोगे ना, मास कितना 12, एक ही एटम है तो इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हमने यहाँ पर भी देखा 16। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हमें इंटू 2 करना होगा, तो दिस इज 32, ठीक है, म्यू, या फिर आप 32 ग्राम्स भी कर सकते हो। ऐसे आप सल्फर डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का आपका जो मास आएगा दैट इज 32, ये देखो सल्फर का मास है 32। सल्फर के एटम्स कितने हैं, 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो दिस इज 32 + 32 is 64, ठीक है। ऐसे आप Cl2 का निकालोगे तो आपका मास आ जाएगा 71, 35.5 होता है ना, एक का मास होता है 35.5, 35.5 इंटू 2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 71, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो ये आपका 32 ग्राम्स, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा अब तक, तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बना रहे होते हैं, जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला बन रहा होता है तो उसमें 2 तरह की स्पीशीज होती हैं, एक होता है आपका कैटायन, एक होता है आपका अनायन, ठीक है। और कैटायन और अनायन दोनों ही क्या है, एक तरह के आयंस है, क्या है, दोनों आयंस है, ठीक है। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे हम जो एटम्स पढ़ रहे थे, कार्बन, ये सारी चीजें, ये सारे बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी पे कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, बट इन्हीं एटम्स पे अगर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या बन जाते हैं, आयंस, ठीक है। तो आयंस क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड एज आयंस, ठीक है। अब आयंस मैंने आपको बोला, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। और जब एक केमिकल फॉर्मूला बन रहा होता है तो उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो आपका एक केमिकल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, या फिर आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन, दोनों कंबाइन होंगे, वो क्या बना देंगे, आपके एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस को अगर हम सिंपल टर्म्स में लिखें, दीज आर चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। चार्ज कौन सा हो सकता है, चार्ज हो सकता है 2 टाइप का, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको कह देते हैं कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कह देंगे, अनायंस, ठीक है। अब किसी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपको मैं यहाँ पर ब्रीफ में यही चीज बता देता हूँ कि एटम के पास होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन सब में, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 1 - 1 0। कार्बन, इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज है 6 नेगेटिव चार्ज है, नेट कितना आ गया 0, ठीक है। तो अगर मान लो बाय चांस किसी में एक प्रोटॉन की कमी आ जाए या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये चार्जेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे, चार्जेस आपके 0 नहीं होंगे तब, ठीक है। तो कैटायन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो एक प्रोटॉन ज्यादा है। मान लो इनिशियली 6 प्रोटॉन्स थे तो +6 चार्ज था, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो -6 चार्ज था, और ये नेट आपका बन रहा था 0, ठीक है। बट बाय चांस मान लो उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 ही हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स बचे 5, तो अब नेट चार्ज देखो कितना आ गया, +6 - 5 इज +1, ठीक है। तो इस स्पीशीज के ऊपर, इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये बन जाएगा आपका आयन, और कौन सा आयन, कैटायन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, मान लो एक एटम के पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो नेट चार्ज 0 हुआ। बट मान लो किसी प्रोसेस से या किसी भी कारण की वजह से अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके पास प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 हैं, बट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, और उन पे चार्ज -7 ओवरऑल, तो +6 और -7 में -1, तो इस एटम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, -1, तो ये आपका क्या बन गया, आयन, और कौन से टाइप का आयन, एनायन,
ठीक है, ये हो गया आपके कैटायंस एंड एनायंस। और केमिकल फॉर्मूला में क्या होता है, जब भी कोई एक आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है तो दो डिफरेंट आयंस, कैटायंस और एनायंस, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, वो सारी कॉम्बिनेशन कैसी होती है, किसके कितने एटम कंबाइन होते हैं, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे उसमें बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसके लिए आपको ये वैलेंसीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो किसी पे प्लस है किसी पे माइनस है, तो ये चीज आपको स्पेसिफिकली विद चार्ज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके बता देता हूं कैटायन और एनायन में। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, क्या वहीं पर लिख देता हूं। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, मैं दोबारा से लिख देता हूं एक बार, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये कैसे बने हैं, इनका जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तब पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बने हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो फिर ये क्या बन जाएंगे, कैटायंस। और ये कैसे बनते हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स अगर मेरे को इसको देने हो तो कैसे, H पॉजिटिव ये भी एक तरह का कैटायन है आपका, Na पॉजिटिव ये भी आपका एक कैटायन है, Mg+2 ये भी आपका कैटायन है। इसके एग्जांपल दूं मैं आपको तो आ जाएगा O2 नेगेटिव, या फिर मैं आपको दे दूं Cl नेगेटिव, या आपको F नेगेटिव दे दूं, ये सारे एनायंस हैं, ये सारे कैटायंस हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जो मैं आपको बार बार ये टर्म बोल रहा था उसका एक्चुअली मतलब क्या। ठीक है, कंपाउंड्स आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो डिफरेंट तरह के आयन से मिलकर बने होंगे उनको हम कह देंगे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, आयन से मिलके बने होने कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर लिखें तो दैट विल बी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। और आयंस आपको पता है कौन हो सकते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, अब ये कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इन दोनों आयंस को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो कैटायंस एंड एनायंस are held by strong forces of attraction, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों मिल जाते हैं। और जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा। देखो मैंने क्या बताया, कंपाउंड्स फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, आयन से मतलब कुछ चार्ज होगा। ठीक है, कैटायन पे कुछ चार्ज होगा, एनायन पे कुछ चार्ज होगा। ठीक है, बट जो आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा कैटायन और एनायन से मिलके, वो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, मान लो कैटायन के ऊपर से +2 चार्ज आ गया तो टोटल नंबर ऑफ एनायंस और उनपे चार्ज -2 होगा। ठीक है, तभी +2 और -2 मिलके 0 हो जाएगा, तो आपका आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज 0। नेट चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड, देखो ये मैं आपको शायद ये वाला पॉइंट ना समझ आ रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज 0। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम क्लोराइड, किसका, MgCl2 का। ये एक तरह का कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना, एक मैग्नीशियम एक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के आयंस हैं। ठीक है, एक है आपका Mg+2 आयन और एक है आपका Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने, मैग्नीशियम एक है और एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो गया +2। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है मतलब 2, और हर क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 का।
और क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1 का, तो यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना हो गया -2। तो Mg+2 पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे -2 चार्ज, तो +2 और -2 कितने हो गए टोटल 0। तो MgCl2 पे चार्ज 0 है, Mg पे 2 है, क्लोरीन पे भले 1 है, और ओवरऑल MgCl2 जो आपका एक आयनिक कंपाउंड है उस पे चार्ज क्या है 0। ठीक है, तो ये था आपका आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जो मैंने किया है MgCl2, दिस इज आयनिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? आयनिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम केमिकल फॉर्मूला में क्या करते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल किन किन एटम से बना है उनको हम अगर सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या बन जाता था? केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ही एक आयनिक कंपाउंड किन किन तरह के आयन से मिलकर बना है, अगर हम उसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमने पूरा एक टेबल किया जहां पर हमने एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मासेस और उनकी वैलेंसीज को लर्न किया। ठीक है, ये आपको एज इट इज लर्न करनी ही होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जब हमने लिख लिया तो हमने कैलकुलेट किया कि उस केमिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। मॉलिक्यूलर मास से हमने लिख लिया, उसके बाद हमने पढ़े आयंस के बारे में। आयंस होते हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि नेट चार्ज न्यूट्रल होगा। ठीक है, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इनको जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल तो हम उसको क्या कह देते हैं? आयनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर फॉर्मूला यूनिट भी कह देते हैं उसको। ठीक है, अब अगर आप इसका भी मास कैलकुलेट करो, जैसे कि मैग्नीशियम का मास यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 24, तो आप 24 लिख दो। प्लस क्लोरीन का मास कितना है? एक क्लोरीन का मास 35.5 है, दो क्लोरीन का मास कितना होगा? 71। कैसे आया? 35.5 इंटू 2 कर दो, क्लोरीन के 2 एटम्स है। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है, क्या आएगा इसको ऐड करने के बाद? 95 आएगा। ठीक है, तो ये जो आया ये आपका फॉर्मूला यूनिट मास है, ये आपका एक फॉर्मूला यूनिट है। ये सिर्फ नाम दिया गया, जैसे हम वहां पे केमिकल फॉर्मूला कह देते थे, यहाँ पर क्योंकि ये आयंस से मिलके बना है तो इसको हम फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं इसको। और इसी के मास को क्या कह देते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। तो अगर मैं आपको इसको डिफाइन करूं कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ आयनिक कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ आयंस। ठीक है, क्या है फॉर्मूला यूनिट? फॉर्मूला यूनिट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ आयंस कंपोज्ड इन इट। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं आप इसको लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। अभी तक जैसे मैंने आपको स्ट्रेट आउट क्या दे दिया था कि CO2 का फॉर्मूला CO2 है, H2O का फॉर्मूला H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड जब मैं बोल रहा हूं तो व्हाई इट इज SO2, व्हाई नॉट SO3, व्हाई नॉट H2O, है ना? व्हाई नॉट H2O? अब सोडियम ऑक्साइड बोलूंगा तो आपके मन में क्या आएगा? NaO, बट इट्स नॉट NaO, इट्स Na2O। क्यों बना, कैसे बना ये फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको याद क्या करने क्या आनी है? ये वैलेंसीज याद करके आनी है। ठीक है, तो जिसने भी पिछली वीडियोस हमारी मिस कर दी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, आप वहां पर भी जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।